गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत में अलग अलग प्रकार की अक्षेत्रीय भाषाएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की भाषिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इस वीडियो में देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण हमने अभी तक की संघीय सरकारों की दो या अधिक सत्रें वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो सत्रों वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देशों में सिर्फ दो सत्र की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप की स्वतंत्र देशों से बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मन के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन सत्रों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा सत्र स्थानीय सरकार का हो और या प्रांतीय सरकार के सत्र की नीचे की हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया है कि इसके फलस्वरूप तीनों सत्रों की सरकार या संघीय ढांचा सामने आए तो जिसमें तीसरे सत्र को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से ही हो सके। अब यहाँ बात आती है कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। विकेंद्रीकरण होता है जहाँ पर शक्तियों को बांट दिया जाए। मतलब एक केंद्र के पास शक्तियाँ नहीं है, अब वहाँ केंद्र के पास से शक्तियों को लेकर राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से लेकर प्रांत स्तर पर, स्थानीय स्तरों पर शक्तियों को बांट दिया जाता है। उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस स्तर पर किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वयं शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोकतंत्र में शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में सरकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहरों के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई है, पर इन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार है न ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हुआ है। वास्तविक ये बात थोड़े से पहले समय की है। अब तो हमारे स्थानीय स्तर पर चुनाव भी होते हैं, सरपंच को भी चुनाव के माध्यम से बनाया जाता है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे सत्र को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनावी नियमित रूप से करवाना संवैधानिक बाध्य है। मतलब अब लगातार स्वतंत्र रूप से हमारे यहाँ पंचायती राज के स्थानीय व्यवस्थाओं के चुनाव भी होते हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पद पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम एक तिहाई पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाने के लिए राज्य आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग होती है। गांव के सतर पर मौजूद स्थानीय व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है कि गांव के अंदर जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं उसको हम पंचायती राज कहते हैं। प्रत्येक गांव में कुछ राज्यों के प्रमुख गांव समूह की एक पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्यों और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा बोर्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरी पंचायत के
लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज का समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बैठक करनी होती हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई गांव पंचायतों को मिलाकर पंचायत समितियां गठन किया जाता है। मतलब जो हमारे यहाँ पंचायत समिति होती हैं वो कई गांवों का एक समूह होती हैं। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव भी उस इलाके में सभी पंचायती सदस्य करते हैं। किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अब जितनी भी हमारी पंचायत समितियां होती हैं, पंचायत समिति का निर्माण गाँव की कई गाँव की जो पंचायत मिलकर बनाती हैं वहाँ पंचायत समिति का निर्माण होता है। और पंचायत समिति के कई गठनों के मेल से जिला परिषद का निर्माण होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, जो भी इसका हेड होता है, जो जिला परिषद का प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्था शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। अगर नगर निगम के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है जैसा गांव की होती है तो गांव में इसको सरपंच कहा जाता है, तो नगर निगम के अंदर इसको मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों की ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में इसकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन के आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। इसके बाद इसमें कुछ एक पॉइंट और आया है कि आप अपने गांव या शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें। अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित पता करें कि आपका पंच कौन है, आपका सरपंच कौन है, आपकी पंचायत समिति के सदस्य कौन है और जिला परिषद का अध्यक्ष कौन है। यह पता करके ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोगों ने भागीदारी ली थी, ये सभी बच्चे बताएंगे कि ये कौन कौन है और आपके गांव में कौन है और इनकी बैठक कब हुई थी और इनके नाम। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में आपका काउंसलर कौन है, नगर निगम कौन है या नगर पालिका प्रमुख कौन है, आपकी नगर पालिका और नगर निगम का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता भी करें कि कितना खर्च किया, कैसे खर्च किया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद है हमारा ब्राज़ील का एक प्रयोग। ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे के विकेंद्रीकरण और नागरिकों के सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के एक मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर में नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया है और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसला करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया है। इस शहर में करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने की भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे जैसे हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिनका स्थानीय स्वरूप ग्राम सभा की तरह ही है। इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है और बाद में इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश कर दिया जाता है, जो अंतिम फैसला लेती है।
हर साल फैसला लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक भी बसें चलेंगी। यह पुनर्वास का इंतज़ाम किए बगैर भवन निर्माण झुग्गी वालों को उखाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में भागीदारी निभाई है। इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इसके बाद हैं हमारे कुछ अभ्यास के क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर करें। थैंक यू।